नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले में महाराजगंज ये नगर पंचायत है और उसका ये कपिया जागीर गांव है। यहाँ पर एक अपने सिवान की बेटी है प्रीति बाला कुमारी। आपने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में अभी अभी जो कुछ समय पहले परिणाम घोषित हुआ है उसमें आप चयनित हुई हैं। ये हम सब सिवान के लिए गर्व की बात है, बेटियों के लिए ये गर्व की बात है। प्रीति जी, सबसे पहले ये बताइए, भारत अपना कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर इज अ कल्चर। जो हम लोग के यहाँ कृषि है वो संस्कृति है। आप इस पढ़ाई को पिछले 10 वर्षों से पढ़ रही हैं। ये बताइए, आप इसको कितना अनुभव करती हैं? मैं खुद एक किसान परिवार से आती हूँ, तो इस चीज़ का जो अनुभव है, और मैं क्योंकि बिहार राज्य है हम लोग का, तो हम लोग इसी से परे नहीं है, तो ये तो काफ़ी जाना पहचाना सब्जेक्ट था और मेरे पिताजी का इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं एग्रीकल्चर में गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है वो अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं, जो जिसको हम लोग डेली अपने लाइफ में घटित होता है हमारे यहाँ, हम लोग जो खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, वो अभी मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। हर एक मसाला में क्या कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो मुझे अभी पता है, तो क्या यूज है। तो मेरे घर में कोई वृद्ध है, कोई बच्चा है या कोई यंग है, तो उसका क्या डाइट होना चाहिए प्रॉपर, और किस टाइप का वेजिटेबल होना चाहिए, क्या सैलेड में होना चाहिए, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अभी मेरा अपना सेल्फ ग्रोथ हुआ है इस चीज़ को लेकर के। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि अगर बिहार जो है वो एक खुद कृषि प्रधान राज्य है, हमारा जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट जो है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। और जो अभी आने वाला जो समय है, फ्यूचर जो है वो, अगर हम अभी मखाना की ही बात अगर हम देख लें अगर देश में, तो उसका मात्र एक सोर्स जो है वो बिहार है। हम लोग अभी उसमें फर्स्ट रैंक पे भी आते हैं और उसका मात्र जो एक प्रोडक्शन यूनिट है वो हमारे नॉर्थ बिहार से आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे अभी पता चलता है। आज जब जो टेक्निकल पर्सन है, जो कभी कोई IIT में है, उन लोगों से आज मेरी बात होती है, तो वो लोग जब बताते हैं कि हाँ, केसर का प्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, मशरूम का प्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, या हमारा जो बिहार राज्य है वो एक प्रथम रैंक आता है, बहुत सारे फ्रूट्स में आता है, वेजिटेबल्स में आते हैं, और हम लोग मोटे अनाज की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ है ना, उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, जो हमारे बिहार उसमें आता है, उसका सीड सप्लाई जो है वो हम लोग अब कर सकते हैं। तो ये एक मेजर, मतलब हमारा जो राज्य है वो एक मेजर सेक्टर अब बन गया, सेंटर बन चुका है। बिहार में कृषि की अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अब बिहार में ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब और हरियाणा। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन फेज 2 जो है, उसमें अगर किसी का ग्रोथ होना है तो वो जो होगा वो हमारे राज्य का होगा, बिहार का होगा। आप देख रहे हैं कृषि को लेकर एक अच्छी खासी शोध है, रिसर्च है, इसकी बांगी आपने देखा। अब हम इनके निजी जीवन से पूछते हैं, ये कृषि पढ़ने का शौक कहाँ से आया, क्यों आया? मैं अगर बात करूँ तो 12th क्लास तक तो मुझे नहीं पता था कि एग्रीकल्चर भी कोई एक मतलब सेक्टर हो सकता है एक प्रोफेशन के रूप में, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे पापा को जानकारी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मेरा जब BCC क्लियर हुआ था तो मेरा रैंक ठीक था, तो मुझे सारे कॉलेज मिल रहे थे। तो पापा उस समय पेपर में, पापा मार्केट गए हुए थे शाम के टाइम पे, तो पेपर में ये आया हुआ था एड। हाँ, तो वो पापा जो है, पापा की वजह से ही हम जा पाए वहाँ पे। पिताजी अगर नहीं रहते तो शायद हम एग्रीकल्चर में नहीं, पापा की वजह से ही, पापा का जानकारी था, वो उनका सोच था, जिसकी वजह से हम उस सेक्टर में गए। और इस सेक्टर में अभी इतना ग्रोथ था, हम लोग का जब एडमिशन हुआ है तो सिवान जिला से हम जाते थे। जैसे मैंने जब मास्टर डिग्री कंप्लीट किया BAU बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, तो वहाँ पे सिवान से हम लोग 2-3 आदमी ही थे। तो ये जो चीज़ था ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब लगता है कि अब ये कितना स्पेशल सब्जेक्ट है, कि इसमें ग्रोथ, सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ है। और आप जो है जितना मेहनत हम अदर सेक्टर में कर रहे हैं, हमें एग्रीकल्चर में आने की ज़रूरत है और इसको एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। एज ए प्रोफेशन में अगर आप बात करें तो भी, और एक बिजनेस के रूप में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये पुरुष प्रधान समाज है और ये जो कृषि है ये ज़्यादातर पुरुषों के लिए है, यानी कि वो ज़्यादा परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन होता इसके ठीक उल्टा है। महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, वो ज़्यादा खेत बाड़ी की देखभाल करती है। तो एक लड़की होते हुए इस कृषि क्षेत्र को चुनना और इसमें अकादमिक रूप से इतना आगे बढ़ना, मन में क्या आता था, क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे इंटरेस्ट तो काफ़ी आ गया था, तभी मैंने इसमें मास्टर डिग्री करने का सोचा, और उसके बाद मैं नेट क्वालिफाई किया मैंने, और उसके बाद मैं इसमें रिसर्च में के लिए भी मैंने इंटरव्यू भी इसमें दिया हुआ था। मैं PhD के लिए भी सोच रही थी, तब तक मैं BPSC के जनरल प्रिपरेशन में जैसे ही आई, उसके बाद ये वैकेंसी आ गई, तो ये अभी रिजल्ट आ गया।
तो ये चीज़ था कि जब ये सेक्टर जो था ना वो इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि मतलब जो चीज़ हम कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे हम अपने बीच में जुड़े रहते हैं। मतलब हम हमारे जो लोग हैं जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं और गरीबी जो है वो अभी भी हमारे समाज में जो है वो बहुत, और महिलाओं का अगर हम योगदान देखें तो 80% से भी ज़्यादा जो है लेबर के रूप में अगर आप देखें एग्रीकल्चर लेबर के रूप में तो महिलाओं का योगदान है। क्योंकि अगर हम धान रोपने की एक पर्टिकुलर बात करें, बिहार राज्य जो है वो धान गेहूं का क्रॉपिंग सिस्टम है हमारे यहाँ, तो उस क्रॉपिंग सिस्टम में महिला का योगदान 80% से ज़्यादा है। क्योंकि उसमें जो रोपाई का कार्य होता है, ये जो मेज सेलिंग का काम होता है वो सब में महिलाएं हैं। तो और मशरूम उत्पादन में अगर हम बात करें तो मशरूम उत्पादन में महिला जो है समस्तीपुर जिले में भी 1-2 महिलाएं हैं जो काफी आगे, किसान चाची को अगर आप देख ले, उसके अलावा अनुपमा निरुपमा देवी भी हैं। तो ये लोग जो महिलाएं हैं वो काफी आगे बढ़ चुकी हैं। तो कृषि जो है अब तभी, राज्य जो है हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब हम महिलाओं को साथ लेके चलेंगे और महिला को एज ए मतलब इस इंटरप्राइजेस के रूप में एग्रीकल्चर को लेना होगा। और घर पे बैठे आप कोई भी चीज इंटरप्राइजेस जो है इसका आराम से फूड मतलब आपका ये कहना है कि बिहार कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। जी, क्योंकि ग्रोथ इसी में होगा कि अगर हमारा इनकम इंक्रीज होगा तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। और ये क्योंकि हमारे ये एक तरह से कहा जाए कि रीढ़ की हड्डी है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, तो उसको लेके चलने में ही है। लेकिन जो हमारा लैंड एरिया है उसको हमें ध्यान देना होगा। लैंड एरिया काफ़ी कम हो गया, पर कैपिटा काफ़ी कम हो गया क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बढ़ गया। तो हमें ये चीज़ सोचना होगा कि इस छोटे से एरिया का जो हमारे पास रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे करें। तो वो अगर वो चीज़ होगा और महिलाएं अगर उसमें अगर अपने आप को लेके आती हैं आगे तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। एक प्रश्न और है कि ये जो एक आम आदमी कृषि के बारे में वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्राप्त कर सकता है और एक आम गृहिणी अपने घर में कृषि संबंधी चीज़ों को कितना और कैसे लागू कर सकती है? मैं अभी जिस विभाग में काम कर रही हूँ मैं एक एक्सटेंशन वर्कर हूँ। एक्सटेंशन वर्कर का काम ही होता है कि जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है, नया इनोवेशन है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको घर घर तक पहुँचाना। तो हम बस ये कहना चाहेंगे कि अभी के टाइम में मोबाइल हर किसी के पास है। आप पहले जागरूक बनिए, आप अपना अधिकार जानिए कि आपको क्या क्या अधिकार है और क्या क्या योजनाएं सरकार की चल रही हैं। और अपने आसपास के जो जिले और राज्य और आपके अनुमंडल में जो आपके अंडर में जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, जो आपकी सेवा के लिए हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट बनाएं, उनके पास जाएं और उनसे आपको जो भी मदद चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनसे ज़रूर लीजिए। और उसके अलावा अभी टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा फार्मर जो है वो आगे बढ़े, तो बहुत सारी बिहार सरकार के द्वारा जो है ना ऐप बनाया गया है। बहुत सारा ऐप है, 3-4 ऐप, जिसमें farmer.chat ऐप है, बिहार कृषि ऐप है। वो अब डायरेक्ट आप जो है वो गवर्नमेंट से लिंक हो सकते हैं। सब चीज़ अब ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ जागरूकता की ज़रूरत है। वहाँ से हम अपना काम कर जी, सकते हैं। ये प्रश्न, आपने अपनी 10वीं की पढ़ाई कहाँ से की? मैंने अपनी 10th जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर केशव नगर महाराजगंज से किया है। महाराजगंज से। और 12वीं? 12वीं मैंने महमदा इंटर कॉलेज महमदा से कंप्लीट किया है। महमदा से कंप्लीट किया है। आगे अकादमिक रूप से क्या करने, मतलब आप क्या करना चाहती हैं आप? अगर मौका मिले तो? पीएचडी जो है वो मेरा छूट गया है। हाँ। और मैं उसमें जाना चाहती थी बट मैं फिर जॉब में आ गई और ये प्रिपरेशन हो गया। तो अगर पीएचडी के लिए मैं क्वालिफाई करती हूँ, उसके लिए यूजीसी नेट है या जो एसआरएफ होता है वो अगर मैं क्वालिफाई करती हूँ तो मैं उस सेक्टर में जाना चाहती हूँ, उसको कंप्लीट कर सकती हूँ। उसके अलावा अदर जो एग्जामिनेशंस हैं उसको मैं चाहती हूँ कि मैं आगे इस पर अपना काम करूँ। और मंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में आप काम करेंगी, लेकिन अगर आपको सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में अगर काम आपको मिले तो दोनों में से किसको आप प्रेफर करेंगे? जब तक मैं एमएससी में थी, मैं मास्टर डिग्री कर रही थी, बस मेरा एक ही गोल उस समय था कि मुझे पीएचडी कंप्लीट करके असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। लेकिन मैं 4 साल से काम कर रही हूँ एज एक्सटेंशन वर्कर। मतलब वो सबसे लोएस्ट ब्लॉक का लेवल होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करते हैं। वो जो चीज़ें होती है ना वो शायद मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। मतलब हमारा जो कांटेक्ट होता है हम लोग फार्मर से, मैं पुनपुन ब्लॉक में जो हमारा 14 पंचायत है उस 14 पंचायत में हम लोग हर ब्लॉक में हर विलेज में विजिट करते हैं और वहाँ पे क्या क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा है, वहाँ के क्या फार्मर हैं, कितने फार्मर हैं जो मछली से जुड़े हुए हैं, कितने फार्मर हैं जो उद्यान से जुड़े हुए हैं। और आप एक ऐसा आदमी जिसके पास बिल्कुल भी पूंजी नहीं है, एक ऐसा किसान जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं, उसको अगर आप चाहें तो 1 लाखपति किसान बना सकते हैं। इतनी सरकार के पास योजनाएं हैं। हम लोग जिस पद पे कार्य करते हैं उसमें हम सिर्फ स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और सरकार की अदर जो
कृषि विभाग की सपोर्टिंग जो भी विभाग है हमारे, उन लोग जो हैं, और कृषि विभाग डायरेक्ट भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे पीएम किसान जो चल रही है, वो इनपुट सब्सिडी ही है एक तरह से, जिसमें किसानों को पैसा दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है, मतलब अगर सच में पूछा जाए तो इतना जो कृषि में पढ़ाई चल रहा है, वो सब चीज़ मिट्टी से जुड़ा हुआ है और किसानों से जुड़ा हुआ है। अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हमारे पढ़ाई का भी और रिसर्च का भी कोई फायदा नहीं है। एक प्रश्न है, ये जो अपने यहाँ जो कृषि में इतनी ज़्यादा मतलब विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, क्या इसमें इजराइल वगैरह की कृषि का भी कुछ हाथ है, या वो इजराइल की जो तकनीक है वो कितना ज़्यादा विकास कर रही है? देखिए, इज़राइल जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है हम लोग से। लेकिन जैसे गवर्नमेंट जो है, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इस कंट्री से काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर मशीनरी हो या टेक्नोलॉजी हो, उसको लेके वो काफ़ी जागरूक है। तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते आ रहे हैं और उसको हम फील्ड में भी देखें, वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जो है वो टपक सिंचाई उसको बोला जाता है, जिससे बूंद-बूंद टपक करके जो पानी जो है उससे हम सिंचाई करते हैं। वो सिंचाई इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो, मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जो धान की खेती जो है, हम लोग फ्रेश वाटर जो अब मिनिमम हो चुका है, पीने की पानी की जो समस्या है वो मिनिमम, मतलब इतनी बढ़ चुकी है और पानी का स्तर एकदम गिर चुका है, उसमें हम धान की खेती कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब पानी का बचाव बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है, उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो इज़राइल की ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन की मदद से किसान जो है वो मिनिमम पानी ये का यूज़ इजराइल कर की सकते हैं। तकनीक बिहार में भी आ रही है? आ चुकी है, मतलब हमको लग रहा है 5 साल से हम लोग इस पे काम कर चुके हैं। इसमें 90% की सब्सिडी स्प्रिंकलर पे और ड्रिप पे दिया जा रहा था किसानों को। इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उद्यान के थ्रू इसकी सब्सिडी दी जाती थी। इसमें जो है वो, मतलब वाटर यूटिलाइजेशन जो एफिशिएंसी है ना, वो बहुत ही हाईएस्ट होती है और इसमें कम पानी में एकदम आप एफिशिएंट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अन्य क्षेत्रों से ये कहा जाता है कि लड़के ज़्यादा अपना समय इंजीनियरिंग में, मेडिकल में ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आपने ये कृषि को चुना और जैसा कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितना अकादमिक रूप से अध्ययन किया है। तो अब जो बेटियां हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मेडिकल लाइन जब हम लोग थे, तो हम लोग भी घर पे और महाराजगंज के एरिया में सिर्फ 2 ही चीज़ सुनते थे कि एक डॉक्टर आप बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। हमारी फैमिली में डॉक्टर का माहौल मतलब था कि पापा बोले कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? हम लोग थोड़ा सा, में फाइनेंशियल वो था। पापा बोले कि मैथ्स में बहुत ऑप्शन था, तो मैंने मैथ्स ले लिया था। तो वो जो चीज़ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब अभी के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी, मेडिकल तो बहुत टफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा टफ। हमारे टाइम पे 550 में एमबीबीएस मिलता था, लेकिन अभी 720 पे 20 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। तो टफ तो है, बट लेकिन योगदान हम अगर देखा जाए तो लास्ट स्टेज पे जो है ना, वो हम या तो अपने राज्य को देना चाहते हैं, नहीं तो वो एक अंतिम आदमी जो खड़ा है उसे हम आगे लाना चाहते हैं। तो अगर ये आपकी अगर सोच है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम वो एमबीबीएस से ही कर पाएंगे। आप वो एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है एग्रीकल्चर अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिससे, क्योंकि यही एक सेक्टर है जिसमें अभी सबसे पिछड़ा आदमी जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि इमिग्रेशन जो है वो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। आप जब हमसे बात कर रही हैं, आपका जो लोग साक्षात्कार देख रहे हैं, इससे सिवान की कम से कम बेटियों को बड़ा सबल मिलेगा कि हमारे बीच की एक बेटी इतने ऊपर। ये एक अंतिम बात उनको क्या कहेंगी, उनको कैरियर के रूप में? कैरियर के रूप में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, ड्रीम आपका जो भी है, बस उसे आप खुद अंदर में क्लियर करें। पेरेंट्स से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों को क्लियर करना है, और बहुत टाइम लगता है। मुझे भी सफलता बहुत नहीं मिली है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अर्ली ले ली, बहुत जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। समय बहुत लगता है, लेकिन समय के साथ ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट करते रहें। और फेलियर तो होता ही है आदमी। मैंने बहुत सारी एग्जामिनेशन दी है जिसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत सारी। ये मेरी, हमको लगता है 4-5 नंबर पे आता है ये जो एग्जाम मैंने निकाला है। तो जो असफलताएं हैं उससे हमको लगता है हमको सीखने की ज़रूरत है। और बाकी जो लोग हैं उससे प्रेरणा लीजिए, और जो रिसोर्स है उसका, अभी रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो वो फिक्स करें, और हमको लगता है कि अगर किसी का मार्गदर्शन मिले तो आप ज़रूर लें, और अपने ड्रीम के पीछे मुझे लगता है उसमें कार्य करें। आप देख रहे हैं, ये प्रति के पिताजी हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। आप मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं, आप किसान हैं। बेटी ने एक उपलब्धि हासिल किया है, अवश्य ही हासिल किया है। ये आपके लिए नहीं, हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। लड़कियां जब सबल होती हैं, लड़कियां जो स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में उनको निर्णय लेने की क्षमता है, तो ये हमारा समाज का बहुत बड़ा चीज़ है। कैसा लगता है? देखिए, जब जीवन में किसी भी माता पिता के जीवन में बच्चे जब उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
कोई बड़ी सफलता मिलती है तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। देख करके सुन करके। अगर हमारे आसपास में भी हम लोग बहुत पॉजिटिव ख्याल का आदमी हैं, अगर किसी हमारे इष्ट मित्र का भी कोई लड़का अगर सफल होता है तो भी अच्छा लगता है। लेकिन अपना एक ग्रामीण समाज है, इस समाज से बेटियों को यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर भेजना पढ़ने के लिए, ये करना कैसे, मतलब क्या देखिए काम कठिन है, हम्म, इसमें बाधा विघ्न बहुत ज़्यादा है, बहुत अड़चन है, लेकिन ये सारी बाधाओं को पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी बात है कि कुछ अपने बच्चों पर भरोसा भी रखना है कि बच्चे गलत लाइन में नहीं जा सकते हैं, चाहे भटक नहीं सकते हैं। इसी का परिणाम है कि ये लड़की यहाँ तक पहुँचे। एक अंतिम प्रश्न, अपने माता पिता भाई जो घर में हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि मैं शब्द में इन लोगों का किसी का भी धन्यवाद या व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं मतलब मुझे लगता है कि अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं यहाँ नहीं होती। पापा का तो था ही, पापा अगर जो स्टेप था जिस समय मैं 10th पास की थी, उस समय बाहर भेजना लड़कियों को बहुत कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन था। उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी में इतना भी, बहुत लोग हैं जिनमें हिम्मत नहीं होगा कि लड़कों को लोग भेजें, क्योंकि है ही हमारा सोसाइटी ऐसा है। लेकिन फिर भी पापा ने ये स्टेप लिया, ये मुझे दिमाग में हमेशा रहता था कि नहीं, ये जो चीज़ था ना, ये मेरे लिए, क्योंकि वो क्रिटिकल टाइम था। अगर उस समय पापा स्टेप नहीं लेते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तो अब भैया लोग हैं, अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अपने समाज में किसान सबसे बड़ा है, किसान सबसे बड़ा है। हमारे यहाँ नौकरी करना प्रतंत्रता है, गुलामी है। ये किसान केवल खेत में ही काम नहीं करता है, वो देश का भविष्य भी तय करता है। और अपनी बेटी को एग्रीकल्चर पढ़ाना और यहाँ से बाहर भेजना और ऐसे फील्ड में भेजना जिसकी बहुत चर्चा हम लोग के समाज में नहीं होती है, और वो भी एक बेटी के लिए। जब ये पुरुषों का वर्चस्व है इस क्षेत्र में, इस फील्ड में पुरुष का ही ज़्यादा वर्चस्व है, स्त्री का वर्चस्व नहीं है। और जैसा कि बता रहे हैं पिताजी कि पुरुषों का इसमें वर्चस्व है, लेकिन और सबसे बढ़ के इस प्रीति का ये कमाल है, और नाम से भी, और यही सुंदरता है एक बेटी की, यही सुंदरता होती है समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। तो मैं इनके बारे में बस यही कह सकता हूँ कि जब मन बना लिया है उड़ान का तो फिजूल है कदम अपना आसमान का। और आप नारद मीडिया ये आपसे बिल्कुल सम्मानित भी करें। ये आपको बिल्कुल ये कहता है कि आप दिन रात आगे बढ़ती रहें, समाज की थोड़ी बहुत सेवा करते रहें और आगे आप बढ़ती रहें। थैंक यू।